भारतीय संस्कृति और कला एक ऐसा आपका टॉपिक है जिसे हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस, किसी में भी हम इतना सा भी पॉइंट आपका छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी जानता है कि अगर आप अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं तभी आप अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आज के जो वीडियो में हमारा रहने वाला है वो भारतीय कला एवं संस्कृति की सिविल सर्विसेज के परीक्षा के मुख्य बारे में रहने वाला है कि सिविल सर्विसेज में किस टाइप के आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्या हमारी सीरीज़ में रहने वाला है, किस तरह से हम सिविल सर्विसेज के परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी बुक्स हमें यहाँ पे कवर करेंगे। तो मोस्टली जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको तो कवर करेंगे ही, जो भी हमारे अदर पॉइंट्स होंगे जो भी सिविल सर्विसेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको हम लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ, मेरा नाम पंकज है और आपका स्वागत है हमारे चैनल यू फोकस विद अस में। देखिए, जितनी भी ये सीरीज़ रहने वाली हैं हमारे चैनल के अकॉर्डिंग वो सारी आपकी फ्री रहने वाली हैं, ठीक है। चाहे फिर आपकी भारतीय संस्कृति कला हो, आपकी पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, स्पेक्ट्रम हो, यानी कि जो आपकी हिस्ट्री है, चाहे फिर आपके मेडिवल, एंशिएंट और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपकी स्पेक्ट्रम, ठीक है। बाकी आपकी इकोनॉमी और जो भी आपके इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनके सारे आपके लेक्चर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे एक साथ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये अभी शुरुआत है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल पे भी प्रेस कर दीजिए। नीचे आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे और डेली क्विज भी आपको लगभग वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे तो आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी, तो इसलिए ज्वाइन कर लीजिए नीचे आके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति। देखिए, भारतीय कला एवं संस्कृति से समझने पहले कुछ पॉइंट समझ लीजिए कि कितनी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं सिर्फ आपको कई सारी बुक्स के नाम ले लेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने कई सारे टॉपर्स को जब जज किया, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखे या कई सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर देखे, तो मुझे समझ में आया कि केवल और केवल यहाँ पे मुझे सारी बुक्स छोड़कर, यहाँ पे देखिए मैंने 4 बुक्स यहाँ पे ली हैं। पहला है इंडियन कल्चर फाइनल, यहाँ पे देखिए इंडियन कल्चर, और ये है बाई कैलाश, ये है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th की बुक, और ये है नितिन सिंघानिया हिंदी इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उसमें आप याद रखिए एनसीईआरटी आपकी मेन होती है। एनसीईआरटी मेन होने का कारण यही होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम अपने सोर्स से सबसे पहले पूछती है, इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटी आपकी मेन है। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये आपकी दे रखी है 11th की है, ठीक है। 11th की आपकी बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और यहीं से सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम, यानी कि जितने भी अगर इंडियन आर्ट के क्वेश्चन बनेंगे, अगर मैं मान लेता हूँ 15 क्वेश्चन अगर इंडियन आर्ट के हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन यहीं से आपके आने वाले हैं। बाकी 5 क्वेश्चन जो है आपकी करंट अफेयर और आपके डेली बेसिस पे जो नई चीज़ें को डिस्कवर की जा रही हैं उनका मिलाव होता है, मतलब उनका कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर होता है, ठीक है। वो 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर मैं आपको ये सारी बुक पढ़ाऊँ तो आप भी बोर हो जाएंगे और आप समझेंगे कि ये डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेन ही पॉइंट यही होता है कि आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन इतना पढ़ें कि वो आपके लिए सफिशिएंट हो। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 11th की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है वो तो हम पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। उसका जो सार आपको मिल जाए एक तरीके से, आपको कहीं ना कहीं, जैसे ये बहुत बड़ी बुक है, ठीक है। अब इसमें बहुत अननेसेसरी चीज़ें भी आपको दे रखी हैं जो हमें यूपीएससी के लिहाज से नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक हमारे पास एक फाइनल, ये यहाँ पे इंडियन कल्चर फाइनल की एक पीडीएफ अवेलेबल है जो कि यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसे देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये आपकी जो बुक बनाई है ये बनाई गई है, यहाँ पे देखिए इसको बनाया है एक टॉपर ने, और उस टॉपर का नाम है नितिन सांगवान, ठीक है। नितिन सांगवान जी ने इसको बनाया है। AR 28 इनकी 2016 में रैंक थी और ऑल इंडिया रैंक। इस तरह से इन्होंने इसको ठीक, इन्होंने जो भी फर्स्ट यानी कि 11th की जो एनसीईआरटी की बुक थी उसी को कंपाइल करके इस पीडीएफ का रूप दिया है। तो मोस्टली मेरे हिसाब से मैंने जब इसको पढ़ा और 11th की जो एनसीईआरटी थे उसको पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बुक जो है उसी से बनी हुई है,
प्योर बुक उसी से बनी हुई है और सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए गए। तो मेरे हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको मेन ये सबसे पहले बुक कवर करनी चाहिए। तो ये बुक जब कवर कर लेंगे तो हमारी जो 11th की NCERT है वो कवर हो जाएगी ऑटोमेटेड, और बाकी कुछ इसमें की पॉइंट और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमारे इसमें ऐड हैं, ठीक है, वो हम सब कवर करेंगे। और इसकी PDF भी जैसे जैसे धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं एक जगह पे, कहीं भी आपको जाना नहीं है, और बहुत बड़ी फीसेस भी आपको नहीं देनी है। आपका एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा आगे हो गया है, इसलिए यहाँ आपके पास एक चांस है, बेटर लक है कि आप अच्छे से और अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं अपना वीडियो। यहाँ पे देखिए कल्चर के बारे में अगर समझाएं तो कल्चर होता क्या है, इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि कल्चर एक तरीका है, यानी कि कल्चर एक लाइफ जीने का वो तरीका है जिसमें हम अपनी जो चीज़ें लाइफ रूटीन में तो कर रहे हैं वो करेंगे ही, साथ ही साथ वो चीज़ें भी हम सीखेंगे जो हमारे पास में यानी आस पास में हो रही हैं। जैसे एक बच्चा है, हाथ पैर चलाता है, रोता है, वो तो सीखता ही है, ठीक है। बाकी भी चीज़ें वो सीखता है, जैसे उठकर चलना, दूसरे हाथ हिला रहा है तो उनकी तरह हाथ हिलाना, और दूसरे अगर कपड़े पहनने तो उनकी तरह कपड़े पहनना, या कोई फैशन है तो उसकी तरह फैशन करना, ये सारी चीज़ें कल्चर के अंदर आती हैं। तो कल्चर की अगर लैंग्वेज यहाँ पे दी जाए तो देखिए कह रखा है कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, एक लाइफ का तरीका होता है। कल्चर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द वे इन विच वी थिंक एंड कैन डू थिंग्स, जिसके बारे में हम सोचते हैं और जैसा हम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो द थिंग्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ठीक है, ये टेंजिबल भी होता है और एक इनटेंजिबल भी होता है। दैट वी हैव इनहेरिटेड एज मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी हम उन सभी कल्चर और आर्ट्स को लेते हैं जो कि हमें मेरे पूर्वजों से मिले हुए हैं। ऑल द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, चाहे वो अचीवमेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो आपका कल्चर हो, और चाहे वो आपका कोई भी जैसे बोल सकते हैं आपका पैशन हो, ठीक है, पैशन भी आपके कल्चर में आते हैं। जैसे फ़िशिंग करना, तो फ़िशिंग भी एक कल्चर है, और कल्चर कैसे है, फ़िशिंग जैसे परदादा हमारे दादा या पापा या करते थे, उसके बाद हम भी फ़िशिंग कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक कल्चर का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो मेन कहने, इन जो टॉपर्स हैं नितिन सांगवान, इनका कहना है कि आपको जो कल्चर पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, उसको ऐसे मान के चलिए कि आप अपनी लाइफ में अगर इसे इंक्लूड कर लेते हैं, एक बार लाइफ में इंक्लूड कर लिया तो आपको इससे पढ़ना ही नहीं, आपको समझना भी आसान हो जाएगा। और जब आप समझ जाएंगे तो मेरे हिसाब से समझी हुई चीज़ कभी भूली नहीं जाती, ठीक है। आप कोशिश करके भी आप उसे नहीं भुला सकते। जैसे कुछ मूवमेंट जो होते हैं अच्छे या बुरे आपके माइंड में समझ आते हैं, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए वो आपका रिमूव नहीं होते, ठीक उसी तरह से ही इस बुक में आपको समझाया गया। देखिए इंडिया वाज द अर्लियर कॉल्ड जम्बू द्वीप, इसको पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था, वाज कॉल्ड इंडिया, उसके बाद इसको इंडिया कहा गया। और इंडिया किसने कहा था, बाई ग्रीक फॉर द फर्स्ट टाइम एज द रीजन बियॉन्ड सिंधु, ठीक है, इंदु पहले कहा गया क्योंकि हमारे यहाँ एक इंडस रिवर बहती थी, तो इंडस रिवर उसी के नाम पर इसको हिंदू का नाम दिया गया, ठीक है, हिंदू का नाम दिया गया। और हिंदू का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने सिंधु ना प्रोनाउंस करके इसे हिंदू प्रोनाउंस किया, ठीक है। और ये किसने किया, अरब, यानी अरब के पॉइंट। यहाँ पे देखिए की पॉइंट क्या क्या हैं आपके, जैसे अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ तो आप इसे समझ लीजिए कि की पॉइंट्स है आपका मेन, जैसे हिंदूज़ जो वर्ड है किसने प्रोनाउंस किया था, अरब लोगों ने, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंडिया किसने प्रोनाउंस किया, ग्रीक पर्सन्स ने। अब ग्रीक पर्सन्स का मतलब क्या है, ग्रीक पर्सन कौन है, यानी कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने, ठीक है, ग्रीक और अरब के जो लोग हैं उन्होंने हिंदू प्रोनाउंस किया, ठीक है। और जब आर्यन आए, और आर्यन ने इसको क्या बोला था, आर्य लोग जब आए थे तो आर्यन ने इसे भारतवर्ष बोला था, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो ये सारी जो की पॉइंट्स है सिर्फ आपको यही पढ़ना है, मेन पॉइंट्स है। जैसे अरब लोगों ने हिंदू प्रोनाउंस किया था, और आपका पहले इसको जम्बूद्वीप बोला जाता था जब इस पे ना ही अरब लोग थे ना ही ग्रीक थे, उससे पहले की बात है, ठीक है। और ग्रीक लोगों ने इसे इंडिया प्रोनाउंस किया था, ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। और जब आगे चलते हैं हम, हिस्ट्री का कल्चर मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडस वैली वाज द क्रेडल ऑफ द अर्लियर सिविलाइजेशन एंड कल्चरल बेस, यानी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था तो सारी की जितनी भी सिविलाइजेशन थी मेनली इसी के आसपास बसी हुई थी। फिर चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन हो गया, या आपका लोथल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ मिलती थी, आपकी इंडस सिविलाइजेशन, या वो हो सकते हैं आपकी
जो इंडस रिवर है उसके पास में मिलती हैं। द प्लेस हैज़ फीचर्स विच मेड द कंड्यूसिव फॉर अर्ली सेटल्स। रेनफॉल्स फ्रॉम इंडस to Brahmaputra plains gradually increases from 25 centimeter to 250 centimeters। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रेनफॉल फ्रॉम इंडस, ठीक है, रेनफॉल फ्रॉम इंडस। तो जो रेनफॉल थी जो इंडस में बहती थी, यानी कि भाई रिवर के पास में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, और ये बारिश बहकर कहाँ जाती थी, ब्रह्मपुत्र में। अगर मैं इंडिया का मैप आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इंडिया का मैप आपका इस तरह से है, ये मैं और टॉप बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, टॉप बना रहा है, ये मैंने टॉप बनाया कुछ। तो यहाँ से क्या निकलती है, हमारी सिंध रिवर निकलती है, और यहीं पे क्या है, यहाँ से निकलती है, और यहीं से क्या होता है, मानसरोवर लेक है आपका, और मानसरोवर लेक से ही क्या बहती है आपकी एक, जिस ये नाम जो है इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, और यहाँ पे ये क्या निकलती है, सिंधु रिवर निकलती है। तो यहाँ पे जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो बारिश क्या होती है, रेनफॉल यहाँ से गिरकर कहाँ जाती है, इस ब्रह्मपुत्र रिवर में चली जाती है, ठीक है, आपको ये पॉइंट कवर क्लियर हो गया होगा। जब ये पॉइंट मतलब बारिश यहाँ पे ज़्यादा हुई, बारिश यहाँ पे ज़्यादा होके कहाँ चली गई, ब्रह्मपुत्र में हो गई, ठीक है, बारिश जितना पानी इसको चाहिए था वो तो फ्लो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, आपका प्लेन सॉरी आपका हाई एरिया है, यहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं, माउंटेन्स ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो बारिश होती है, ठीक है, वो क्या करती है, कुछ पार्ट यहाँ पे भेजती है, बाकी का प्लेन में चला जाता है। यहाँ पे क्या है, देखिए हमारा, अगर मैं आपको हिमालय रेंज बताऊँ तो हिमालय रेंज इस तरह से है, ऐसे है, आप देखेंगे ऐसे है, ठीक है, तो हिमालय रेंज ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये सब प्लेन है, ये तिब्बत का पठार है, ये पूरा तिब्बत है, और तिब्बत के पठार में एक प्लेन होता है, आप पठार का जानते हैं, प्लेन होता है। तो यहाँ पे जब प्लेन है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई आपका ऊंचा एरिया नहीं है, ठीक है, वैसे तो तिब्बत ही बहुत बड़ा ऊंचा एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो नदी बह रही है यहाँ पे एक प्लेन माना जा सकता है इसको, और यहाँ पे क्या है, पहाड़ है छोटे मोटे, तो जिसके कारण क्या है, थोड़ा रिवर में पानी जो है उधर साइड में बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका बात कही गई है कि यहाँ की जो, यहाँ पे जो पानी की बारिश होती है तो ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर क्या होता है, दैट वेजिटेशन इन लो रेनफॉल रीजन वर ईजियर टू क्लियर टू पेव वे फॉर द कल्टिवेशन। और जब आपका इस साइड मैंने बताया, यानी कि अगर मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की साइड देखूँ, क्या होता है, आपका थोड़ा कम बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे कम बारिश होती थी, अभी क्या हो, अभी मैं बताऊँगा आपकी इस बार के बारे में। तो जब यहाँ पे कम बारिश होती है तो यहाँ वेजिटेशन आपका, यानी कि कल्टीवेशन आपका धीरे धीरे शुरू हो गया। सो इंडस वैली कम इनटू बीइंग इन इंडस एरिया, और इसीलिए इसको क्या बोला जाने लगा, इंडस एरिया बोले जाने लगा, ठीक है, क्योंकि जब ये रिवर बह रही है और यहाँ पे बारिश हल्की हो रही है लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, लगभग अगर मैं बात करूँ 25 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे करीब में 100 टू 150, यानी कि 100 से 150 या 200 बारिश हो रही होगी, ठीक है, बाकी उधर पानी चला जाता है वो अलग बात है, बारिश तो यहाँ भी हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही इंडस वैली कम इनटू बीइंग इन इंडस एरिया, वैदिक सिविलाइजेशन इन गंगेटिक प्लेन्स, गुप्त स्प्रेड फर्दर टुवर्ड ईस्ट एंड मेडिवल पीरियड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप समझने की, और वरना मैं PDF आपको हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब वैदिक सिविलाइजेशन हुआ, चाहे गंगेटिक प्लेन्स में, गंगेटिक प्लेन्स यानी कि गंगा का जो प्लेन है वहाँ से निकला, और गुप्त का जो साम्राज्य था, गुप्त का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला आप जानते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। तो असम प्लेन आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, उसके बाद असम का जो प्लेन है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। रिवर्स इन एंशिएंट सब लाइक आर्टरीज फॉर कैरिंग ऑफ गुड्स ईजली। अब देखिए रिवर्स का यूज़ क्यों किया जाता था, आप जानते हैं पहले हमारे जब स्टार्टिंग था इंडिया का, ठीक है, जैसे आप सिविलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं, तो सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो होती थी वो पहले भी आपकी रिवर्स के थ्रू ही होती थी। अब रिवर्स के थ्रू कैसे होती थी, इस तरह रिवर्स के थ्रू कैसे होती है, आपने देखा होगा कि बांस का एक क्या किया जाता है, फ्लैट एक प्लेन बना लिया जाता है,
उसके बाद उस पर ही सारा सामान लाद दिया जाता है, लोग उस पर खड़े हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, चप्पू टाइप का बांस होते हैं उनके, और उनसे साइड साइड से चलाते हैं और रिवर्स के ही थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं। अब रिवर्स के थ्रू ही पहुंचते थे क्योंकि सारे जितनी भी आपकी सिटीज़ थी, चाहे लोथल, चाहे कालीबंगा, चाहे फिर आपका मोहनजोदारो, फिर आपका, ठीक है, ये सारी जो आपके रीजन्स थे ये कहाँ पे थे आपके, ये सारी ही रीजन आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास ही थे, मतलब रिवर के बिल्कुल किनारों पे हुआ करते थे, इसलिए ईजिली से यहाँ से कैरी करके यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से कैरी करके यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट ऑफ बाउंड्रीज फॉर द पॉलिटिकल एंड कल्चर ग्रुप, और इसी में क्या हुआ, इन रिवर्स ने ही क्या किया, बाउंड्रीज भी डिसाइड की कि कौन सा पार्ट किसका है, कौन से पॉलिटिकल और कल्चरल ग्रुप्स को डिवाइड करने का काम भी इन्हीं रिवर्स ने किया है। ठीक है, रिवर्स के बारे में अभी हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, चाहे आपका लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदारो, ठीक है, ये सभी हम अभी पढ़ने वाले हैं। इस हम सिर्फ अभी हम प्रीव्यू ले रहे हैं, इस पीडीएफ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका सारा डेटा आपका दे रखा है, इंपॉर्टेंट डाटा। तो यहाँ पे देखिए क्या रखा है, अर्ली रॉक पेंटिंग्स। तो जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्ट एंड पेंटिंग आर फाउंड इन द प्री हिस्टोरिक वर्क इन केव ऑन द रॉक्स। जो अर्ली एग्जाम्पल्स सबसे ज़्यादा पाए गए हैं आपके कैप्स में और रॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कुछ भी नहीं, लेकिन आपको समझना है। रॉक पेंटिंग, देखिए यहाँ पे केव की बात की गई है और फिर रॉक की बात की गई है, समझने के पॉइंट यहीं पे दो हैं। तो जो रॉक की पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग्स ये कहाँ मिली है, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम विच आर देम सब बिलोंग टू द लार्जर विंध्या, ठीक है, विंध्या एंड कैमूर ग्रुप फाइंडिंग्स, यानी कि सबसे ज़्यादा आपकी जो रॉक पेंटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रॉक पेंटिंग है। ठीक है, केव पेंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, रॉक पेंटिंग आपकी कहाँ मिली है, आपकी विंध्या में। ठीक है, विंध्या और कैमूर ग्रुप में, कहाँ पे है आपकी, विंध्या और कैमूर ग्रुप। देखिए भीमबेटका एक बहुत ही लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा लार्ज एरिया है, उसके अंदर जो है विंध्या और कैमूर ये दो जो ग्रुप फाइंड है उसमें आपका रॉक पेंटिंग है। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मान लेंगे एट भीमबेटका एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, मान सकते हैं एक सिटी मान ली। अब भीमबेटका के अंदर जो है विंध्या और कैमूर ये दो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उसके अंदर आपकी रॉक पेंटिंग सबसे ज़्यादा पाई गई है। ठीक है, वरना भीमबेटका जो है आपकी केव पेंटिंग के लिए फेमस है। अब देखिए यहाँ पे क्या रखा है, इन भीमबेटका नियर भोपाल। देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश के अगर अकॉर्डिंग देखें तो मिलती है विंध्या और कैमूर जो कि रॉक पेंटिंग से रिलेटेड है। अगर हम भीमबेटका नियर भोपाल देखें तो वहाँ पे हमें 500 रॉक शेल्टर्स मिलते हैं विथ पेंटिंग्स। ठीक है, अभी कहाँ पे है, नियर भोपाल। अभी मध्य प्रदेश में, इन मध्य प्रदेश तो ये है लेकिन भोपाल के पास में देख रहे हैं। ठीक है, भोपाल के पास में देख रहे हैं। मैंने बोला ना भीमबेटका बहुत बड़ा एरिया है। मेकिंग दैम रिचेस्ट साइट इन इंडिया, सबसे बड़ी या सबसे रिचेस्ट साइट बनाती है पेंटिंग्स के लिए। द केव पेंटिंग ऑफ नासिरगढ़, ठीक है, यहाँ पे देखिए केव पेंटिंग है। अगर केव पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम आते हैं नासिरगढ़ में जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, शो स्किन ऑफ स्पॉटेड डियर लेफ्ट ड्राइंग, यानी जो डियर्स की स्किन है उसके ऊपर हमें कुछ ड्राइंग मिल जाती है। इन उत्तराखंड आल्सो, यानी उत्तराखंड में भी कुछ पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि अगर मुझे रॉक पेंटिंग फाइंड करनी हुई तो मुझे सीधे जाना होगा भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका के अंदर जाएंगे और मुझे रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी। अगर मुझे केव पेंटिंग्स मुझे पानी हुई तो मुझे महाराष्ट्र जाना होगा, जैसे नासिरगढ़ में जाना होगा, या फिर मैं उत्तराखंड में भी जा सकता हूँ। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स ऑन बैंक ऑफ रिवर सुवाल एंड आपका लुखदियार, मीनिंग ऑफ लाख केव। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए जो रॉक्स पेंटिंग की बात करें तो ये दो रॉक्स पेंटिंग है, ये हमें दो रिवर्स के किनारे सबसे ज़्यादा मिलती हैं। एक तो है आपकी रिवर सुवाल और एक जो कि आपके जो सुवाल रिवर है वो कहाँ है, लुखदियार। लुखदियार का मतलब ये लखदियार ये जो पड़ा हुआ है इसका मीनिंग ही है लाख केव्स, मतलब यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा केव्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसका मीन्स यही है कि यहाँ पे 1 लाख यानी कि 1 लाख केव से भी ज़्यादा
केव्स अवेलेबल हैं विद द रॉक पेंटिंग, ठीक है। हेयर 3 टाइप्स ऑफ फिगर आल्सो, मेन, एनिमल और जियोमेट्रिक फिगर। यहाँ पे 3 टाइप के आपके फिगर अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आपका यूपीएससी कैसे पूछता है, क्वेश्चन इसी में से आपसे पूछेगा कि जो हमारे पास लाख केव्स है या लुकदियार है, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमल्स की, मेंस की ही वर्ड आपका दे देगा, मेंस की, एनिमल्स की ही पेंटिंग्स आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। ज्योमेट्री नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे तीनों टाइप की मिलती हैं, ठीक है। उन्होंने ही दे दिया, इसका मतलब है कि वो सिर्फ कह रहा है हमसे बस 2 ही मिलती हैं, नहीं, हमें 3 मिलती हैं। मतलब मेन भी मिलती है, एनिमल्स मिलती है एंड जियोमेट्रिक फिगर्स भी मिलते हैं। हैंड लिंक डांसिंग फिगर आर फेमस अमॉन्ग देम। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हैंड लिंक डांसिंग फिगर इन विच फेमस रीजन अवेलेबल, ठीक है, किस फेमस रीजन में है, तो हो सकता है कई सारे ऑप्शन दे, बस आपको याद रखना है ये आपका सुआल रिवर के बैंक पे है और इसका जो एरिया है वो आपका लुकदियार है, ठीक है, यानी लाख केव के पास में है। तो आर्टिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज्ड मैनी कलर्स बट वाइट एंड रेड वर देयर फेवरेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भी, देखिए ये पूरी जो इम्पॉर्टेंट बुक ही आपकी एक तरीके से कंपाइल करके बनाई गई है। तो इसमें जो आपके आर्टिस्ट हैं वो किस कलर का यूज़ करते थे, तो इसमें 2 कलर यूज़ किए जाते थे, वाइट एंड रेड। वैसे तो बहुत सारे कलर हैं लेकिन सबसे ज़्यादा वाइट और रेड ही आपके ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, वर देयर फेवरेट, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सीन फ्रॉम हंटिंग, डांसिंग एक्सेट्रा आर शोन इन दीज पेंटिंग्स। क्या क्या आपको दिखते हैं इस पेंटिंग में, हंटिंग करना, डांसिंग करना और भी कई सारे आपके सीन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, पर हंटिंग और डांसिंग आपके ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अर्लीस्ट पेंटिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड इन 3 पीरियड्स आउट ऑफ विच 1 बिलोंगिंग टू द मेसोलिथिक पीरियड और द मिडल पीरियड और द लार्जेस्ट। देखिए जो अर्लीस्ट पेंटिंग की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स किस एरिया की मिलती है, मतलब किस पीरियड की मिलती है, वो है आपको मेसोलिथिक एज, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड एक लेक्चर हमारा उस पर अवेलेबल है, आप अगर हमारे लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना है एंशिएंट हिस्ट्री बाई फोकस विदास या एंशिएंट हिस्ट्री बाई पंकज सर, ऐसे से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम देख रहे हैं इंडस वैली। इंडस वैली में क्या है, हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदारो, 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली में आए हैं तो हड़प्पा यूज वेरियस फेमस ऑफ आर्ट विच इंक्लूड स्कल्पचर्स, सील्स, पोट्रीज, गोल्ड ज्वेलरी एंड टेराकोटा फिगर। टेराकोटा का मीन्स होता है यानी कि पकी हुई मिट्टी, ठीक है, पकी हुई मिट्टी से बनी हुई चीज़ें जो आपकी फाइंड हुई वो भी आपकी टेराकोटा कहलाती हैं। तो हड़प्पा यूज फॉर फेमस from of art which include sculpture, seals, poetry, gold, jewelers and terracotta figures. Harappa made sculpture of terracotta, stone and metal bronze. यहाँ पे देखिए जो भी sculptures थे, important point है, आपका पूछा जा सकता है, इस तरह पूछा भी जाता है कि आपके जो sculpture हैं of terracotta are finding with made of bronze, iron, ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। बट याद रखिएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन में आयरन नहीं फाइंड हुआ, ठीक है। स्कल्पचर्स ऑफ टेराकोटा, स्टोन एंड मेटल ब्रोंज, उसमें मेटल कौन सा था यूज़ किया जाता था, ब्रोंज यूज़ किया जाता था, ठीक है, आपको याद रखना है। हड़प्पा आल्सो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था 2018 के पेपर में कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें आपका बाघ फाइंड हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ आया था कि उसमें बाघ था या नहीं था, ठीक है। तो बाघ के बारे में पूछा गया था, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हड़प्पा आल्सो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट प्रोड्यूस्ड राइस विच मेसोपोटामियास डिडंट। यहाँ पे देखिए क्या रखा है, हड़प्पा के पास एलिफेंट था, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पास एलिफेंट था। अब ये आप सोचेंगे कि इसमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, बाकी कहाँ पढ़े हम, तो बाकी आपको जाना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, जो कि आपको लेक्चर मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, और नहीं आता है तो फिर जल्दी ही आपको मिलने वाला है। तो देखिए हड़प्पा के पास एलिफेंट भी डोमेस्टिकेटेड था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये राइस को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं होता था, ना ही इसका मतलब सीधा है ये एलिफेंट भी अवेलेबल नहीं था और यहाँ पे राइस की खेती भी नहीं होती थी, ठीक है। अनलाइक मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट नो एविडेंस ऑफ टेम्पल हैव बीन फाउंडेड। और मेसोपोटामिया की बात करें या इजिप्ट की बात करें तो कोई भी एविडेंस फाइंड नहीं हुए हैं टेम्पल्स के, ठीक है।
कोई भी टेम्पल्स के एविडेंस फाउंड नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद है हड़प्पा आल्सो प्रोड्यूस शीशमम एंड मस्टर्ड आल्सो। हड़प्पा शीशमम और मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये दोनों ही चीज़ें वो क्या करता था, प्रोड्यूस करता था। पीपल ऑफ लोथल आल्सो यूज राइस, अभी हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या रखा, हड़प्पा के पास राइस था और साथ ही साथ याद रखिए लोथल के पास भी राइस था, ठीक है, लोथल के पास भी राइस था। इन दिस वैली पीपल्स वर आर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। और इंदस वैली जो लोग थे, इंदस वैली में, इंदस वैली के पास यानी कि चाहे मोहनजोदारो या हड़प्पा सिविलाइजेशन, इन दोनों के पास में क्या था, कॉटन प्रोड्यूस करते थे ये लोग, ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन था। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कॉटन का प्रोडक्शन ये लोग करते थे। अब देखिए कौन कौन से एनिमल यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड होते थे। ऑक्स हो गया, कैमल हो गया, एस, डॉग, कैट और भी कई सारे। देखिए ये बात कर रहे हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है, इंदस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो एविडेंस ऑफ हॉर्स एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर वीक। देखिए यहाँ पे हॉर्स आपका होता था या नहीं होता था, इसके एविडेंस बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में यानी कि जो हॉर्स है वो फाइंड नहीं हुआ, ठीक है, फाइंड नहीं हुआ। और यहाँ पे बाघ यानी कि जो आपका बाघ होता है हमारा नेशनल एनिमल, उसको ज़रूर फाइंड किया गया है, ठीक है। दे वर आल्सो अवेयर ऑफ राइनोज एज एविडेंस फ्रॉम सील्स। हाँ, ये लोग राइनोज से भी अवेयर थे, मतलब ये गेंडे से भी अवेयर थे, यहाँ राइनोज भी होते थे, क्योंकि यहाँ पे जो सील मिली हैं, सील, उनमें राइनोज के एविडेंस यहाँ पे फाइंड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन वेट यूज ऑफ हड़प्पा वर, जो वेट होते थे, वेट यानी कि वजन हमारे यहाँ जैसे 1 किलो होता है, 2 किलो होता है, 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम्स होता है, 50 ग्राम्स होता है, 100 ग्राम्स के छोटे छोटे आपके बाँट आते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो वेट यूज़ किया जाता था मल्टीपल होते थे 16 के, यानी 16 के मल्टीपल में यहाँ पे बाँट यूज़ किए जाते थे। अब आप भी यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे, और हो रहे हैं तो आप लाइक करते हुए चलें वीडियो को, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कैसे कैसे हड़प्पा कैसे कैसे आपके वेट मिलते थे, 16 के मल्टीपल में ही मिलते थे, जहाँ 16 हुआ, 64 हुआ, 160 हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिलती थी, ठीक है, अब तक की मिलती हैं। 16 इन मेजर्स वाज कॉमन इन केस ऑफ 16 एनास बीइंग 1 रुपीज़, और 16 एनास यहाँ पे लगभग 1 रुपीज़ के बराबर होता था, ठीक है, 16 एनास, क्योंकि ये इन्होंने 16 को एक यूनिट मान लिया, और यानी कि ऐसा मान लिया कि ये 16 पत्थर ले लिए, और इन्हीं 16 अगर पत्थर रखे जाएंगे तो वो 1 यूनिट के बराबर माना जाएगा, 1 यूनिट के बराबर माना जाएगा। और अगर इन्हें 16 के मल्टीपल करने हुए तो 16 ही और मुझे पत्थर रखने होंगे, तभी मुझे 16 का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपना एक मेजरिंग या वेटिंग सिस्टम बना लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें इन्हें फाइंड हुई हैं। पहला है आपका स्टोन स्कल्पचर्स। स्टोन स्कल्पचर में आते हैं तो स्टोन फिगर्स वर नॉट इन मच अबाउंडेंस एंड वेरी फ्यू रिफाइंड फिगर हैव बीन फाउंडेड। देखो जो भी यहाँ पे स्टोन फिगर्स थे बहुत ही अच्छे से तैयार नहीं थे, बहुत ही अच्छे नहीं थे, और बहुत ही ज़्यादा भी नहीं फाउंड हुए, मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में फाइंड हुए, बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे फाउंड नहीं हुए। इन स्टोन आर 2 मेल फिगर आर इम्पॉर्टेंट्स। देखिए दो स्टोन फिगर में 2 मेल फिगर इम्पॉर्टेंट हैं। वन इज़ टॉर्सो, ठीक है, टॉर्सो यहाँ पे देख लीजिए, आपको टॉर्सो मिलेगा इन रेड सैंडस्टोन, एंड द अदर इज़ ए बस्ट ऑफ बेयर्डेड मैन इन अ स्टेटाइट। दूसरा अभी हमने देखा था एक बेयर्ड मैन जो कि कंबल ओढ़े खड़ा हुआ था, मैं आपको दिखा दूँ, ये ठीक है, बेयर्डेड मैन। और यहाँ पे आपका टॉर्सो है जो कि एक देख सकते हैं गर्ल टाइप की, ठीक है, बेयर्डेड मैन। इन यहाँ पे देखिए वन इज़ द टॉर्सो इन अ रेड सैंडस्टोन। जो टॉर्सो, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वन इज़ ए रेड टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन, और हो सकता है यहाँ पे रेड सैंडस्टोन की जगह वो क्या दे दें, आपका स्टेटाइट, ठीक है। स्टेटाइट एक पत्थर होता है जो कि फाउंड होता है आपका रिवर्स के बैंक रिवर, मतलब रिवर्स के किनारे किनारे आपका फाउंड होता है। और सैंडस्टोन तो आपको पता है सभी जगह फाउंड हो सकता है।
तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है टॉर्सो, और जो आपका बेयर्डेड मैन बना हुआ है यानी कि दाढ़ी वाला आदमी बना हुआ है वो स्टेटाइट से बना हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फिगर ऑफ बेयर्डेड मैन इंटरप्रेटेड एज अ प्रीस्ट, उसको लगभग ऐसा माना जा रहा है कि जो बेयर्ड मैन है एक प्रीस्ट है, यानी कि एक साधु मान सकते हैं। इज ड्रैप्ड इन अ सॉल कमिंग, एक सॉल ओढ़े हुए है, ड्रैप्ड है, अंडर द राइट आर्म एंड कवरिंग लेफ्ट शोल्डर, राइट हैंड में और लेफ्ट शोल्डर को कवर किए हुए है। दिस सॉल इज डेकोरेटेड विद ट्रेफॉइल पैटर्न, इस पे देखिए आप कई सारे पैटर्न भी आपके अवेलेबल हैं, यहाँ पे देखिए आप पैटर्न है, ये देखिए ये डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिज़ाइन आपकी बनी हुई है, ठीक है। द आई आर द लिटिल एलोंगेटेड, यानी कि काफ़ी हल्की सी खुली हुई है, एंड हाफ क्लोज्ड, और आधी बंद भी है। एज इन मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेडिटेशन यानी मेडिटेटिव कर रहे हो, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में हो, एक तरीके से मेडिटेशन कर रहे हो। द हेयर लाइन्स इज पार्टीशन फ्रॉम मिडल, और इनकी जो हेयर लाइन्स है वो कहाँ से हैं, पार्टीशन है मिडल से। यहाँ पे देखिए ये एक निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये निशान, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेट हो पाएँ, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और भी ला पाएँ, फ्री में आपको चीज़ें अवेलेबल करा पाएँ, ठीक है। तो आगे आप कमेंट कीजिए कि किस टाइप के आपके वीडियोस चाहिए हैं, उसी चीज़ पे आपके वीडियोस बनते रहेंगे। तो चलिए शुरू, अब आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर आप मास्क पहनें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो सारी प्रोटेक्शन है। तो थर्ड वेव आने वाली है, उससे बचे रहिए, ठीक है। ऐसे प्रेडिक्शन माने जा रहे हैं, लेकिन हम थर्ड वेव को ना आने दें, वही हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए, थैंक यू।